नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं का किया जिक्र। कहा 95% उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में दे रहे कांस्टेबल की परीक्षा। हमारी भाषाएं भारत को एकजुट करने का बने सशक्त माध्यम। हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आवास विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जताया रोष। तहसीलदार को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। कहा जल्द पार्टी में शामिल होंगे कई लोग। गाजियाबाद में डेटा सेंटर की आधारशिला। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और सीएम योगी ने रखी आधारशिला। कहा 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। हिमाचल में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के चलते 3 जगह पर चुके बादल। सीएम सुक्खू ने कहा हालत खराब, कई लोगों की मौत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में भाषा का इस्तेमाल भारत को बांटने के साधन के रूप में किया गया। साथ ही कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बने। इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि 13 भाषाओं में परीक्षा की अनुमति दी और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 95% उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल परीक्षा दे रहे हैं। ये बताता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। यूईटी ऐसी कई भाषाओं को अब 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा ली जाती है। पहले कभी भी सीएपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हमने इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। 95%। यही बताता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। मित्रों, आज 50 साल हो रहे हैं स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज एक प्रकार से 50 साल की यात्रा का विहंगावलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से पथ रास्ता तय करने का भी दिन है। भारतीय राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे अनुभाग, भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और मनाने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विगत कुछ दशकों में भाषा को भारत को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया था। तोड़ नहीं पाए हैं, मगर प्रयास जरूर हुआ था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम बने, इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव डल रही है, वो नींव 2047 में एक महान भारत की रचना करेगी और महान भारत की रचना के मार्ग में हमारी भारतीय भाषाओं को उन्नत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और भाषाओं के माध्यम से हमारा समाज जीवन का आत्मगौरव पुनः प्रस्थापित कर हम महान भारत की रचना की दिशा में अग्रसर हो। हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आवास विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से आवास विभाग में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को और बढ़ाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों की निंदा की।
जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और आवास मंत्री जमीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए शहर के तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಹಗರಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಆಯಿತು, ಮುಡಾ ಹಗರಣ ಆಯಿತು, ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹಗರಣಗಳಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಲ್ಲೇ ತಾಳ್ಮೇಳ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೇಳ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದರೆ ಬರೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಹೀಗೆ 3 ಗುಂಪುಗಳಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. 3 ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಒಳ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ವಸತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಣ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು PM ಮೂಲಕ ಹಣ ಕೇಳೋದು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಶಾಸಕರೇ. ಇನ್ನೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹಗರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ತೊಲಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ BJP ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಜನರು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕಂತ ನಾವು BJP ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಯಾವುದು ಹಗರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಇಲಾಖೆ ಅದು. ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅವರ PA ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ 20,000, 30,000 ಈ ಥರ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಯಾವ ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इसी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले समय में कुछ लोग राजद ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को लेकर कहा कि वो जमीनी स्तर पर काम करने वाली हैं। सब लोगों को जोड़कर एक ऐसा दल बनाया जाएगा जो कभी गरीबों को अपमानित ना कर पाए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस समय हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को सामंतवाद से मुक्त कराना है। अब यही है, बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। यही बीजेपी का देन है इनका। पटना में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज पर राज्य में लगातार अत्याचार हो रहा है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि नवछलिया में खरीक थाना इलाके में अति पिछड़ा समाज की महिला की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, जिसके बाद पार्टी ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत FIR दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं, पुलिस ने हत्या की धारा नहीं लगाई और जो कुछ आरोपी हैं उनका नाम FIR में नहीं है। इतना ही नहीं, मंगनीलाल मंडल ने दावा किया है कि इस घटना में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं और पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमारी पार्टी के पास 15 ऐसे मामले हैं जिनको दबा दिया गया है। ये भागलपुर जिला का नौगछिया है और नौगछिया पुलिस जिला भी है।
नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना, नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना में खरीक थाना में वो एक गांव है, एनएच के किनारे, उसमें महिला की बहुत निर्मम तरीके से हत्या हो गई थी। 3-4 दिन के बाद हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भागलपुर के श्री चंद्रशेखर यादव जी और नवगछिया में भी हमारा जो सांगठनिक जिला है उसके अध्यक्ष पासवान जी, दोनों ने सूचना दी कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से साजिश के तहत अति पिछड़ा वर्ग की एक महिला सुलेखा देवी की हत्या हो गई और अभी तक लाश नहीं मिली है, एफआईआर नहीं हुआ है। पार्टी ने एक कमेटी बनाई इसकी जांच करने के लिए, हमारी अध्यक्षता में। तो उस कमेटी में मैडम थी श्रीमती कांति सिंह जी, डॉक्टर कांति सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री रही है, कई बार लोकसभा की सदस्य रही है, हमारी पार्टी की महिला विंग है राष्ट्रीय स्तर पर, संप्रति अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं वो कमेटी की सदस्य थी। इसके बाद वीनू यादव जी है, ये राष्ट्रीय महासचिव है, आरजेडी की कमेटी में थे। इसके बाद मदन शर्मा पार्टी के महासचिव हैं, हमारे जिला का, हमारी पार्टी का जो सांगठनिक जिला है और उसमें जो भागलपुर उसके प्रभारी हैं वो भी गए थे। और इस कमेटी में बीमा भारती भी थी, एक्स मिनिस्टर बिहार के, इतने लोग थे कमेटी में और लोग गए थे। ये अरुण यादव जी हैं, उसी इलाके के रहने वाले हैं, कमेटी में बजाबता ये भी सदस्य थे। हम लोग वहाँ जाके पीड़ित परिवार से, पीड़िता की उम्र 53 वर्ष थी, उनकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। उनके पति का नाम राजकिशोर मंडल है और महू की रहने वाली ये गरीब परिवार से, अति पिछड़ा की महिला है। आम 14 तारीख को आम पीछने के लिए गई थी 3-4 महिला के साथ, तो वो रह गई और महिलाएं लौट गई। परिवार के लोगों ने देखा कि बहुत देर हो गया, 14 के दिन में वहां उस समय खुलते इन लोगों के पता चला कि लोग गई थी। तो महिलाओं से पूछा तो कहा कि गाछी में उनको रोक लिया गया है, हम लोग चले आए। उन महिलाओं से हमारी बात नहीं हो सकी थी, वो उनके साथ गई थी, अलग अलग घर था, समय लोग जल्दी जुट गए थे जांच के क्रम में। फिर 14 बीत गया, रात में भी हो गया, 15 बीत गया, 16, 17, 18 को उनके परिवार के लोगों को सूचना मिली कि दुर्गंध आ रहा है गाछी से, एक जगह से जाता गाड़ी ताड़ी है, आम का बगीचा है, हमारे इलाके में गाछी कहा जाता है, आम का बगीचा है, उसमें दुर्गंध आ रहा, दौड़ा अपने परिवार के लोगों ने देखा तो पाया कि लाश छत बिछत है। उसका बेटा ने बताया, मृतका का बेटा ने बताया सबके सामने में, उसकी पुतोह ने बताया, एक बेटा की पुतोह बेटी थी,
मैडम से ही बात हो रही थी और कहा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद में डेटा सेंटर की आधारशिला रखी, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब के लिए देश को एक लक्ष्य दिया है, अभावों से मुक्त भारत, विकसित भारत का लक्ष्य। इसकी पूर्ति का रास्ता ऐसी ही मणि रत्न और रत्न कंपनियों से होकर जाता है। ये डेटा सेंटर एक ऐसे भारत का मार्ग प्रशस्त करता है जो पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन में सफलतापूर्वक फिट बैठता है। आजादी के शताब्दी महोत्सव के संकल्पों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने 2047 का एक लक्ष्य दिया। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत हो। वह भारत लाचार भारत न हो, वह भारत दुनिया के सामने अभाव से ग्रस्त भारत न हो, वह भारत आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो। और विकसित भारत की राह जाती है इस प्रकार की मिनी रत्न और रत्न संस्थाओं के माध्यम से, जो सीएल ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से पिछले 10-11 वर्ष के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट को धता बताते हुए, उसको नकारते हुए आज अपने आप को एक लाभांश कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया है। अब याद करिए 1974 में स्थापना के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहां पे फोटो सेल की स्थापना करनी है। देश के अंदर पहला काम इस संस्था ने इस दिशा में कदम उठाते हुए किया था और आज देश का पहला ऐसा डाटा सेंटर यहां पे स्थापित हो रहा है जिसके पास अभी तक भारत में जिसके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं और जिस प्रकार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यह एक शानदार यात्रा को प्रदर्शित करता है और नए भारत की उस यात्रा को प्रदर्शित करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से अपने जीवन का हिस्सा माना है और उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। यह आज सीएल के जज्बे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, विभाग के सभी अधिकारियों का इसके लिए हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ने 26 जुलाई को पूरे देश में आरक्षण दिवस, संविधान सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया है। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पिछले 9 सालों में जारी टॉलरेंस, न्याय दिलाने, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उनकी सरकार में ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। मैं बाद में कहूंगा कि केवल एक पैराग्राफ पढ़ देंगे कि आज ये तय किया है कि संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 जुलाई को हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए थे। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आरक्षण दिवस 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हम और आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का तो इस्तेमाल करती है, संविधान के बारे में चर्चा तो करती है,
संविधान पर चलने की और संविधान को मानने की बात करती है सत्ता में आने तक। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वो संविधान को नहीं मानती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के रास्ते पर नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं। शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो सोशलिज्म और सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही लोग सोशलिज्म को मान तो रहे ही नहीं है, वही लोग सेकुलर और सेकुलरिस्टों के खिलाफ भी हैं। वजह वही है, दरअसल हमारे समाज में बहुत दिनों से व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष बहुत पुराना चल रहा है और कोई ये संघर्ष नया नहीं है, लगातार संघर्ष होता रहा है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। समाज के निर्माण और उत्थान के लिए अपनी व्यक्तिगता का विलय करना होता है, जो ऐसे खुद परस लोग कभी नहीं करते हैं। जो मैं बोलते हैं वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लोग लिप्त रहते हैं और हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वो केवल अपने दंभ और अहंकार को ही पोषते हैं। उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये खुदगर्ज लोग समाज और समाज से जुड़े हर विचार और शब्द के खिलाफ होते हैं, फिर वो शब्द चाहे सामाजिकता का हो या समाजवादी हो। इसीलिए चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये लोग इसी तरह के विचार प्रकट करते हैं। ये लोग वो हैं जो सामाजिकता और समाजवादी लोगों के खिलाफ हैं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराएंगे। अखिलेश यादव को जिन गुंडों के बल पर अहंकार है, उन गुंडों की गुंडागर्दी अब प्रदेश में चलने वाली नहीं है। जमीन किसकी नहीं है, यह अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की गोद में बैठ करके जो समाजवादी पार्टी ने कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त कर लिया था, जो जनता को गुमराह किया था कांग्रेस से मिलकर के, वह जनता अब जाग चुकी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश विधानसभा में कमल खिला, महाराष्ट्र विधानसभा में कमल खिला और 2025 की शुरुआत में दिल्ली प्रदेश में भी कमल का फूल खिला। अभी बिहार में भी खिलेगा और बाकी 26 में जिन राज्यों में चुनाव वहाँ भी कमल खिलेगा और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत झूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले के घोलधीर में
18 सीटों वाली बस के अलकनंदा नदी में गिरने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम इससे सीख नहीं ले रहा है। साथ ही कहा कि इस यात्रा को लेकर राजनीति हो रही है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जरा सी चूक राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है। पिछले साल भी इस तरीके की घटनाएं हुई है और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में तो हमको कई तरीके की चेतावनियां दी हैं। ऐसा लगता है कि हमारा तंत्र उसे सबक नहीं ले रहा और इस यात्रा के साथ राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और हमें ख्याल करना चाहिए कि हमारी जरा सा भूल और कोई ऐसी नीतिगत गलती जिसको प्रशासन एग्जीक्यूट कर रहा हो और उसके परिणाम स्वरूप ये सब कुछ हो रहा हो तो उससे राज्य को क्षति पहुंचती है। हमने पिछली बार इनसे कहा था कि आप कोई भी टेम्पो ट्रेवलर इत्यादि जो बाहर से आ रहे हैं उनसे ये कहिए कि वो एक दिन विश्राम करेंगे रास्ते में और रात के सायंकालीन परिचालन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब हो ये रहा है टेम्पो ट्रेवलर्स दिल्ली से चल रहे हैं सीधे, एक दो ड्राइवर अपने साथ ले आ रहे हैं और सीधे आकर के दर्शन कर रहे हैं और सीधे लौट रहे हैं। उससे दुर्घटना की संभावनाएं मानवीय कारणों से भी बढ़ रही है और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं तो जिनके कारण ये सब दुर्घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल में मौसम का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश और बादल फटने के बाद कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसी को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3 जगह बादल फटने की घटना हुई, 9 जगह फ्लड आ गया। कुल्लू में नदी किनारे से 2 लोग लापता हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि कांगड़ा में बादल फटा जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग लापता हैं। सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है, 15 घर तबाह हो गए हैं। अब तक कुल 5 लोगों की मौत हुई है। कल बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बस्ट हुए 3 जगह, फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह और तकरीबन कुल्लू में जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो अभी पहुंच चुके हैं, उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है, 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे। तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बस्ट के कारण ये सब हो रहा है। मेरा यह मानना है कि इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है और पर्यटक आ सकते हैं, मानसून सीजन का वो आनंद उठा सकते हैं, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाएं। बाकी हिमाचल प्रदेश में मानसून के समय कभी भी आकर अपना विश्राम कर सकते हैं। डेथ कितनी कंफर्म हुई है सर? और भी अभी देखिए 3, 2, 5 की डेथ की कंफर्मेशन की सूचना है। अलर्ट क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो उसमें नदियों में और बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, उसको बहुत नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट प्रोजेक्ट कांगड़ा में था जहां से मिसिंग हुई है, वहां नुकसान हुआ। वो पावर प्रोजेक्ट के ही कर्मचारी थे जिसके कारण ये नुकसान हुआ। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के चलते जानमाल का काफी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर जिला उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि मनाली के अपर रिचेस में बारिश के चलते कुछ नुकसान हुआ है, जहां 4 दुकानों और बहंग के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसा लगता है कि बादल फटने के चलते जल स्तर बढ़ गया। साथ ही कहा कि एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। जैसे मनाली के अलोंग कुछ लॉसेस हुए थे, जिसमें 4 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बहंग के आसपास रोड डैमेज्ड है और बिंदु ढाक पे हमारा एनएच में सिंगल लेन ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन रेस्टोरेशन वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये पानी का स्तर यहाँ सडनली बढ़ गया था क्योंकि पीछे हाई रीचेस में बारिश ज्यादा हुई थी। इसके सिवा जो सैंड साइड पे है, जो इट अपीयर्स टू बी अ क्लाउड बर्स्ट, जिसकी वजह से सडन वाटर लेवल ज्यादा हो गया था और वहाँ हमारा ज्यादा लॉस हुआ है। 5 हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड एंड 3 पीपल आर मिसिंग, जिनके लिए हम एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और सभी जो अफेक्टेड फैमिलीज थी, अराउंड 26 लोग थे, इनमें उनको इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है। उनका स्टे का प्रबंध उन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर में रह रहे हैं और उनको राशन किट्स, मैट्रेसेस एक्सेट्रा दे दिए गए हैं ताकि इमीडिएट उनका कंसर्न एड्रेस हो सके। वाटर सप्लाई स्कीम हमारी रेला की स्कीम डिस्ट्रप्टेड है और काफ़ी हद तक वॉश अवे हो गई है।
DTRs हमारी 50 डिस्टर्बेड है थलौट डिवीजन में, और इसके साथ साथ रोड्स हमारी बाना बंजार डिवीजन में जो लिंक रोड्स हैं अफेक्टेड है। NH का मैंने आपको बताया कि बिंदु ढाक पे वो सिंगल लेन हो गया है, और इसके साथ साथ जो रेला के आसपास है वहाँ भी 3 रोड्स अफेक्टेड है। नहीं, मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगी, जो टूरिस्ट की स्टैंडर्ड एक हुए थे हमारे जो कैंप कर रहे थे बक्टर थाच में, और 40 से 50 लोग थे, उनके पास राशन और सभी सप्लाईज थी। पास में ही हमारा ABB मास का कैंप था, तो उनको सुबह रेस्क्यू कर लिया गया है। दे वर सेफ इन द नाइट, सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी का इशू था। इसके सिवाय हमारे क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बहुत ब्यूटीफुल है और सभी एरियाज में टूरिस्ट जाते हैं, तो अभी तक कोई ऐसी SOS कॉल्स नहीं है, और लोग आराम से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि टूरिस्ट से कि आप, क्योंकि अगले 2 दिन भी 27-28 को ऑरेंज अलर्ट है, तो अकेले एरियाज में या जंगल या ट्रैक में ना वेंचर आउट करें और नदी के किनारे ना जाए। बाकी आप जहाँ हैं वहाँ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, आपको पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल रखिए। खराब वेदर में ट्रैवल मत करें। 3 लोग मिसिंग हैं, एक बच्ची है 14 साल की, एक 63-64 ईयर ओल्ड के मेल है उसी परिवार से, और इसके साथ एक फीमेल है 56 ईयर्स की। जब ये हाउसेस जो हमारे बह गए हैं 5 हाउसेस, उनके साथ ये लोग उसमें फंस गए, और इनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है NDRF के माध्यम से, अलॉन्ग विद होमगार्ड एंड आवर लोकल पुलिस। जी, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ही होता है कि मॉनसून में हम 15 जुलाई से 15 सितंबर इसको बंद कर देते हैं। इस बार क्योंकि मॉनसून अर्ली है, तो कल और जो हमारा प्रोटोकॉल यही रहता है कि जिस दिन मौसम खराब है उस दिन ये एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो अभी गिवन की ऑरेंज अलर्ट है, दीज एक्टिविटीज विल बी सस्पेंडेड टिल द वेदर इज बेटर। रिवर बेड में टूरिज्म चलाना मतलब जो हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो तो मैंने आपको बताया कि बंद कर दी है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिवर बेड के पास होती हैं, क्योंकि प्राइवेट लैंड्स में ये बनी हुई है। सभी को जहां हमें डेंजर लेवल के पास लग रहे हैं, हमने उन्हें इवैक्यूएट मनाली साइड भी कराया है, और जहां ज़रूरत होगी वहां उन्हें खाली कराया जाएगा। सभी लोगों से भी हमारा दोबारा यही अनुरोध है कि आप नदी के पास ना वेंचर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।